कहीं बहुत दूर एक जादुई जंगल था, जिसमें हर पेड़ पौधे, हर जानवर में कुछ खास था। जंगल का हर कोना प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। इस जंगल में एक प्यारी सी परी रहती थी जिनका नाम लिली था। लिली परी के साथ रहने वाला था एक खूबसूरत सा यूनिकॉर्न। वह एक अनोखा जादुई यूनिकॉर्न था जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। उसका नाम कोको था। कोको का रंगीन सर और चमकती हुई एक सींग थी, जिसमें जादुई शक्तियां थीं। एक दिन जादुई जंगल में अचानक ही एक बड़ा ही भयानक राक्षस आया। वह राक्षस जंगल के सभी जानवरों को डराने लगा और जंगल में सबके अंदर डर फैला दिया। उसने जंगल के सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया और जानवरों को डरा धमका कर जंगल में हावी हो गया। लिली परी और कोको ने इस बुरे राक्षस का सामना किया। वे दोनों मिलकर जादुई जंगल के अन्य जानवरों को एकत्र करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबका मन बहुत ही डरावने राक्षस के डर से भर गया था। लिली ने जादू की शक्ति से बनाए एक जादुई आवाज, जिससे जंगल में एक अद्भुत अनूठा अनुभव हुआ। आवाज में प्यार और साहस था। वह आवाज फैलाने लगी और धीरे धीरे सभी जानवर उसे सुनने लगे। भूत की कहानी पढ़े, भूत की कहानी डर के आगे जीत। कोको ने लिली के साथ मिलकर राक्षस को मुकाबला किया और राक्षस को हरा दिया। फिर उन्होंने राक्षस को समझाया कि जंगल का हर जीव एक दूसरे का साथ देकर ही खुशहाली और सुरक्षा महसूस कर सकता है। राक्षस के दिल में भी अचानक से एक अजीब सी बदलाव हुआ। उसने अपना बुरा स्वभाव छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने अब जंगल के सभी को सहायता करने का वचन लिया। जादुई जंगल में फिर से खुशियों का माहौल बन गया। लिली परी और कोको ने साथ मिलकर जंगल को फिर से खुशहाली और अमन चैन की दिशा में ले जाने में सफलता पाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार, साहस और सहयोग से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए और बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार परी और उसका यूनिकॉर्न ने जंगल में प्यार और सद्भाव की मिसाल पेश की और सभी को एक साथ रहने की महत्ता को समझाया। एक समय की बात है, किसी जगह एक जंगल हुआ करता था जहां एक शेर रहता था। उस शेर को सभी जानवरों से दोस्ती करके उनका फायदा उठाने का बहुत शौक था। शेर सबसे अपना काम निकलवाता था और उसके बाद दूसरों की मदद के वक्त पीछे हट जाता था। जंगल के सभी जानवरों को शेर की ये हरकतें पता थीं कि शेर सिर्फ मतलब की दोस्ती करता है और जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करता। इसलिए वे शेर से दूर रहते और उससे दोस्ती नहीं करते थे। ऐसे ही काफी समय निकल गया, लेकिन शेर को कोई भी दोस्त नहीं मिला। एक दिन जब शेर अपनी गुफा की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी गुफा के बगल में एक बूढ़ा भालू अपना घर बनाकर रह रहा है। उसके मन में तभी ख्याल आया कि वह भालू से दोस्ती करेगा और फिर उसका फायदा उठाएगा। शेर हर दिन यही सोचता कि वो किसी तरह से भालू से बात कर ले। ऐसे 2-3 दिन बीत गए, लेकिन शेर की भालू से बात नहीं हो पाए और न उसे बात करने का कोई बहाना मिल रहा था। एक दिन शेर ने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके दिमाग में ये विचार आया कि बूढ़ा भालू मेरे किस काम आएगा, इससे दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं होगा। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुन लिया। चिड़िया ने भालू से पूछा, आपकी इतनी उम्र हो गई है तो आप खाना कैसे इकट्ठा करते हैं? भालू ने चिड़िया को जवाब में कहा, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लिया करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूखा रहता हूँ। अब मैं शहद खाता हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। शहद के लिए मैं घने जंगल में जाता हूँ और वहाँ से मधुमक्खियों से शहद लेकर आता हूँ। शेर ने ये सुन लिया था और उसने भी सोचा कि उसने भी कभी शहद चखा नहीं है। अब भालू से मित्रता करके वह शहद का स्वाद चख सकेगा। इसी उम्मीद के साथ शेर ने योजना बनाई और भालू के पास पहुंचा और उससे कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? जब आप जवान थे तो आपने एक दिन मुझे मछलियां खाने में मदद की थी और न जाने कितनी बार आप मदद के लिए सामने आए थे। मैं जब भी खोता आपसे ही टकरा जाता था। लेकिन भालू को कुछ भी याद नहीं आया। उसने सोचा कि बहुत पुरानी बात होगी, शायद इसलिए कुछ नहीं याद आ रहा है। हो सकता है कभी मैंने इसकी मदद की हो। भालू कुछ सोच ही रहा था कि तभी शेर ने बोला, अच्छा मैं अभी जाता हूँ, कभी मदद चाहिए तो मुझे याद करिएगा। ये सब कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। भालू भी अपने घर चला जाता है, लेकिन शेर की बातें उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। लेकिन उसने सोचा, चलो अच्छा है कोई तो है जिससे मैं बात कर पाऊंगा। अगले दिन से शेर और भालू में बातें शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। खाने का न्योता मिलने से भालू बहुत खुश था। दूसरी तरफ शेर ने दिमाग में सोच रखा था कि वह भालू को खाना खाने नहीं देगा।
उसने सोचा वो अपना खाना किसी और को कैसे खाने दूं। मैं एक ही थाली लगाऊंगा और जल्दी से उसमें से खाना खा जाऊंगा। रात में जब भालू शेर के घर पहुंचा तो शेर ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। वो एक ही थाली लेकर आया और दोनों लोग साथ में खाने के लिए बैठ गए। भालू बूढ़ा था इसलिए वो आराम से खाना खा रहा था, लेकिन शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और खत्म कर दिया। भालू ये देखकर बहुत उदास हुआ। शेर ने उससे बोला, मित्र मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। उदास मन के साथ भालू अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब चिड़िया ने भालू से उसका हाल पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? भालू ने फिर पिछले रात की आपबीती बताई। चिड़िया सब सुनकर हंसने लगी और बोली, तुम जानते नहीं कि शेर कैसा है। वो सबके साथ ऐसा ही करता है, पहले दोस्ती और फिर अपना फायदा निकालता है, किसी की मदद नहीं करता है। अब तुम भी उसे सबक सिखाना। ये सब बताने के बाद चिड़िया वहां से चली गई। भालू ने भी सोच लिया था कि वह शेर को सबक सिखाकर रहेगा। यही सोचकर भालू शेर की गुफा में पहुंचा और उससे बिल्कुल सामान्य तरीके से बातचीत करने लगा। उसने शेर को रात की बात का बुरा लगना जाहिर नहीं किया। दोनों आपस में बात करने लगे कि तभी शेर ने भालू से बोला, मित्र तुम हर दिन अपने खाने का इंतजाम कहाँ से करते हो? भालू ने फिर शेर को शहद के बारे में बताया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही बोला, मित्र तुमने मुझे आज तक शहद चखाया नहीं। शेर की ये बात सुनकर भालू के मन में विचार आया कि वह उसे अब सबक सिखाएगा। उसने शेर से कहा, तुम्हें शहद खाना है, बस इतनी सी बात है, तुम रात में मेरे घर आना, मैं तुम्हें शहद खिलाऊंगा। शेर को बहुत खुशी हुई। वो रात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर जल्दी से भालू के घर पहुंचा। शेर के आने पर भालू ने उसका अच्छे से स्वागत किया और बैठने के लिए बोला। उसके बाद भालू ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने दरवाजे के लिए भालू से पूछा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भालू बोला, अगर किसी को शहद की खुशबू आ गई तो वो यहाँ शहद लेने आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। फिर भालू ने मधुमक्खी का छत्ता शेर के सामने लाकर रखा और कहा, इसी में शहद है। जैसे ही शेर छत्ते में अपना मुंह डाला तो वैसे ही मधुमक्खियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। शेर का पूरा चेहरा सूज गया। शेर जहां भी भाग रहा था मधुमक्खियां उसका पीछा कर रही थीं। आखिर में शेर ने भालू से बोला, तुमने मुझे शहद खाने का तरीका क्यों नहीं बताया? भालू ने गुस्से में कहा, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर को तब मालूम पड़ गया था कि भालू ने उससे उसकी हरकतों का बदला लिया है और फिर वो वहां से चुपचाप चला गया। शेर और भालू की कहानी से सीख। शेर और भालू की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपकी कोई मदद करता है तो बदले में आपको भी उसकी जरूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए। सब्जियों का महायुद्ध, फलों के खिलाफ। प्रस्तावना। किसी गांव में एक समय की बात है जहां सब्जियां और फल एक साथ रहते थे। परंपरागत शांति और सौहार्द के बावजूद एक दिन एक घमासान शुरू हो गया। सब्जियों और फलों के बीच टकराव होने लगे। कथा। गांव के राजा सब्जियों के प्रतिष्ठित नेता थे जबकि रानी फलों की अग्रणी थी। एक दिन एक तनावपूर्ण स्थिति के बाद सब्जियों ने निर्णय लिया कि वे अपने विरोधी फलों से लड़ेंगे। पहले युद्ध में गाजर और आलू ने अपने साथियों के साथ फलों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। वे मजबूत थे लेकिन फलों ने भी कोई आसानी से हार नहीं मानी। फिर भिंडी और करेला ने अपनी संघर्ष की शक्ति को दिखाया। उन्होंने फलों को पराजित करने के लिए बहुत साहसिकता और बलिदान दिया। अंत में बैंगन और टमाटर के साथियों की मेहनत और चालाकी ने सब्जियों को जीत दिलाई। फलों के प्रतिष्ठित नेता रानी ने हार मानकर शरण मांगी जिसे सब्जियों ने दी। निष्कर्ष। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि विभाजन और विरोध केवल हानिकारक होते हैं। शांति और सौहार्द ही वास्तविक विजय होती है। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता।
अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। कहानी से सीख, समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है। गांव के उस कोने में, जहां आसपास का जंगल घना गहरा था, एक डरावने राजवंश की चाइनी हानि होती थी। वहां का जंगल एक अद्भुत परिदृश्य के बजाय डरावना स्थान था, जिसमें अजीब और अनजाने जानवरों की असंख्य श्रृंगारिक ध्वनि सुनाई देती थी। एक बार की बात है, गांव के निवासियों के बीच एक अजीब सी कहानी फैल गई। जंगल के निकट स्थित एक मंदिर में पूजा का कार्यक्रम नियमित रूप से होता था, लेकिन एक रात कुछ विचित्र घटनाओं के चलते उस मंदिर की खामोशी में कुछ अजीब बातें घटित होने लगी। जंगल की गहराई में कुछ अजीब जानवरों की उन भीड़ में एक अजीब शक्ति की जिनका कोई अनुमान भी नहीं था, उन्होंने उस मंदिर को अपना आवास बना लिया था। इस बात की खबर गांव की ओर फैली तो लोगों के मन में डर का संवाद शुरू हो गया। उन दिनों से गांव के लोगों के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जंगल के निकट स्थित उन झीलों में भी जानवरों की विचित्र आवाज सुनाई देने लगी, जिन्हें लोग कभी नहीं सुना था। एक दिन गांव के एक नौजवान युवक ने जंगल की गहराई में एक अजीब शव ढूंढा। वह शव कुछ भी सामान्य नहीं था। उसकी देखभाल के लिए गांव के चिकित्सक को बुलाया गया, लेकिन उन्हें शव की पहचान में कोई सफलता नहीं मिली और उसकी मृत्यु का कारण भी अज्ञात था। वह इस अनजाने जंगल के संदेश को लेकर गांव के सरपंच तक पहुंचा, लेकिन सबका मन में वही सवाल था, क्या ये सभी घटनाएं जंगल में बसे अजीब जानवरों के कारण हो रही हैं? इस घटना के बाद गांव के लोगों के मन में अधिक डर और असहमति की भावना उत्पन्न हो गई। उन्हें ये लगता था कि जंगल के अंदर कुछ बड़ा और डरावना चल रहा है, जो उनके गांव के लिए एक महासंघर्ष की ओर ले जा रहा है। जंगल की गहराइयों में वह डरावने जानवर जिसने मंदिर को अपना आवास बनाया था, उसकी उत्पत्ति का रहस्य अभी भी खुला है। लेकिन गांव के लोगों को अब ये सच्चाई स्वीकारने का समय आ गया है कि जंगल के अंदर कुछ डरावना और अस्वीकार्य बुराई बसा हुआ है, जो उनके गांव की खुशी और शांति को खतरे में डाल रहा है। सब्जियों का महायुद्ध, फलों के खिलाफ। प्रस्तावना। किसी गांव में एक समय की बात है, जहां सब्जियां और फल एक साथ रहते थे। परंपरागत शांति और सौहार्द के बावजूद एक दिन एक घमासान शुरू हो गया। सब्जियों और फलों के बीच टकराव होने लगे। कथा। गांव के राजा सब्जियों के प्रतिष्ठित नेता थे, जबकि रानी फलों की अग्रणी थी। एक दिन एक तनावपूर्ण स्थिति के बाद सब्जियों ने निर्णय लिया कि वे अपने विरोधी फलों से लड़ेंगे। पहले युद्ध में गाजर और आलू ने अपने साथियों के साथ फलों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। वे मजबूत थे, लेकिन फलों ने भी कोई आसानी से हार नहीं मानी। फिर भिंडी और करेला ने अपनी संघर्ष की शक्ति को दिखाया। उन्होंने फलों को पराजित करने के लिए बहुत साहसिकता और बलिदान दिया। अंत में बैंगन और टमाटर के साथियों की मेहनत और चालाकी ने सब्जियों को जीत दिलाई। फलों के प्रतिष्ठित नेता रानी ने हार मानकर शरण मांगी, जिसे सब्जियों ने दी। निष्कर्ष। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि विभाजन और विरोध केवल हानिकारक होते हैं। शांति और सौहार्द ही वास्तविक विजय होती है। मासिक कुत्ते और गरीब लड़की। एक कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गरीबी और संघर्ष सभी का साथी है। यहाँ की एक लड़की का नाम अनिता था। अनिता के परिवार का गुजारा करने के लिए कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी निरंतर उम्मीद और मेहनत ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की साहसिकता दी। एक दिन गांव में एक नया मासिक कुत्ता आया। लोगों की आंखों में यह एक साधारण सा पशु नहीं था, बल्कि एक गजब का उदाहरण था। इसका रंग भूरा सा था और उसकी आंखों में जीवंतता और समझ थी। ये लड़कियों के बीच उनका नया साथी बन गया। अनिता भी इस कुत्ते को बहुत पसंद करने लगी। उसने उसका नाम वीर रखा। अनिता के लिए वीर ने एक नया संदेश लाया, साहस और निरंतरता का संदेश। एक दिन अनिता को गांव से बाहर जाना पड़ा, एक दरिद्र जीवन को सहारा देने के लिए। वह वीर के साथ जाती थी। इस यात्रा के दौरान वीर ने अनिता की सहायता की, जिससे उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। ये कहानी गरीबी की संघर्ष और एक नायिका की उदारता का प्रतीक है।
ये बताती है कि सपने पूरे करने के लिए केवल साहस और मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि किसी का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनिता की इस यात्रा को विशेष बनाता है वह मासिक कुत्ते वीर का साथ था, जो उसकी साथी और सहारा बना। वीर का प्रत्येक कदम उसके सपनों की ओर बढ़ाने में मदद करता था। उसके बिना अनिता की यात्रा संभव नहीं थी। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए साहसी होना चाहिए और हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। वीर की तरह हमें अपने जीवन में समस्याओं का सामना करने का साहस रखना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये कहानी गांव के माहौल को, गरीबी के साथ जीने की कठिनाइयों को और एक नायिका की संघर्ष को बहुत ही सार्थक ढंग से दिखाती है। इसके जरिए हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इस रूपांतरण की मदद से हमें ये धारणा मिलती है कि कहानियों का अद्वितीय सामर्थ्य है लोगों को जोड़ने का और उन्हें सीखने का एक अद्वितीय तरीका है। इसके माध्यम से हम समाज में एक दूसरे के साथ संवाद बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर समझाव में मदद करते हैं। केशवपुर गांव में अधिकतर लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे जिनसे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद गांव का एक कुआं पूरी तरह सूख गया। अब पूरे गांव के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। दूसरे कुएं से पानी भरते भरते लोगों को लगा कि कुएं में कोई भूत रहता है। जब गांव के किसान कुएं से पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। खेती करने वाले पुरुषों की पत्नियां तो डर के मारे कुएं के आसपास भी नहीं आती थीं। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि कुआं भूतिया है। अब रात के समय कोई भी कुएं के पास नहीं जाता था। इसी बीच गांव का एक बच्चा कहीं खो गया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोग कुएं के पास बच्चे को देखने के लिए गए। वहां पहुंचे लोगों ने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। अब एक तो कुएं का पानी खराब हो गया और दूसरा बच्चा कैसे मरा इसको लेकर गांव के सभी किसान परेशान हो गए थे। सबने एक दिन मिलकर नया कुआं खोदने की सोची। कुछ ही दिनों में कुआं सबने खोद लिया और उसमें पानी भी आने लगा। अब पूरे गांव के लोग नए कुएं से ही पानी भरते थे और भूतिया कुएं की तरफ जाना सबने बंद कर दिया था। बड़े लोग तो समझदार थे, इसलिए कुएं के आसपास नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे वहां अक्सर खेलने के लिए पहुंच जाते थे। एक दिन 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेल रहे थे, तभी एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसके चीखने की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले दौड़ते हुए भूतिया कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा। सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछा, आखिर क्या हुआ था? बच्चों ने कहा, वो खेलते खेलते पानी को देखने गया और अचानक कुएं में गिर पड़ा। इस हादसे के बाद गांव वालों ने तुरंत एक तांत्रिक को जाकर कुएं के पास बुलाया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूत ने तांत्रिक की बात को मानने से इनकार कर दिया। तांत्रिक ने पूछा, तुम क्यों नहीं जाओगे? यहाँ आकर बच्चे मर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। भूत ने जवाब दिया, इस कुएं में सालों से मेरा पूरा खानदान रहता आ रहा है, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतना कहकर भूत कुएं के अंदर चला गया। अब तांत्रिक ने गांव के लोगों से कहा, इस कुएं के मुंह को ढक दो, ऐसा करने से किसी तरह के हादसे नहीं होंगे। ये सुनते ही गांव के मुखिया ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। दूसरे दिन कुएं के मुंह पर जाली डालकर पूरी तरह से रेत और सीमेंट से पक्का ढक्कन बना दिया गया और उसे ढक दिया गया। अब सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद से गांव में ऐसी किसी तरह की घटना नहीं हुई और भूतिया कुएं के डर से लोग मुक्त हो गए। कहानी से सीख, किसी भी परेशानी में हार नहीं माननी चाहिए। किसी न किसी तरीके से उस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। एक गरीब मछुआ की कहानी। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक गरीब मछुआ की, जिसका नाम रामू था। रामू अपने पिताजी के साथ रहता था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उनके पिताजी के पास केवल एक छोटी सी नाव थी, जिसके साथ वे अपने परिवार का पेट पालते थे। रामू बचपन से ही मछली पकड़ने का काम करता आया था। धीरे धीरे उसने मछुआने की कला में कुशलता प्राप्त की और वह एक अच्छा मछुआ बन गया। लेकिन उसके पास एक समस्या थी, उसकी छोटी सी नाव बहुत ही पुरानी और टूटने की स्थिति में थी। वह ध्यान रखने के लिए कभी कभी सुरक्षित नहीं थी और बारिश या तूफान के समय मछुओं को संभालने के लिए ये खतरनाक हो सकती थी। एक दिन रामू ने अपनी मछुओं को समुद्र में ले जाने के लिए फिर से नाव में सवार हो गया। वह नदी के किनारे बड़े समुद्र की ओर चल पड़ा,
लेकिन आधा रास्ता ही तभी उसकी नाव टूट गई और उसकी सारी मछुओं को संभालने की कोशिश करने के बावजूद वह समुद्र में गिर गया। रामू बहुत डर गया, क्योंकि उसकी नाव के बिना वह समुद्र में डूब जाएगा और अपनी मछुओं के साथ मर जाएगा। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और संघर्ष करने के लिए तत्पर रहा। उसने अपने दिमाग का उपयोग करके एक विचार तैयार किया। रामू ने अपने नाव के टुकड़े को एकत्र किया और उन्हें एक दूसरे से बांध दिया। उसने अपनी मछुओं को वहां उन टुकड़ों पर बिठा दिया जहां वह सुरक्षित थे। यह उसे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुआ और वह समुद्र में डूबने से बच गया। जब तूफान समाप्त हुआ और समुद्र शांत हो गया, तो रामू ने अपनी मछुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वापस अपनी नाव में बिठाया और गांव वापस चल दिया। उसकी साहसिकता और निरंतर प्रयासों के बाद उसने न केवल अपनी मछुओं को सुरक्षित रखा, बल्कि वह उन्हें बाजार में बेचकर भी अच्छी कमाई करने में सफल रहा। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि धैर्य, संघर्ष और नई सोच की आवश्यकता होती है जब हम अपने संकटों और चुनौतियों का सामना करते हैं। रामू ने अपनी नाव के टुकड़ों को उपयोग करके नई रणनीति बनाई, जिससे उसने अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता ढूंढ लिया। ये हमें ये दिखाता है कि हमें हमारी सामरिक स्थिति को प्रबंधित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना चाहिए और अगर हम मेहनत और समर्पण के साथ काम करें तो हम किसी भी मुश्किल में सफल हो सकते हैं।